हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमर्स नेट जेआरएफ के पीवाईक्यूज के बारे में। इसमें हमने जनवरी 2026 का क्वेश्चन लिया हुआ है और कई सारे सैंपल पेपर के भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, या बोल सकते हो सैंपल क्वेश्चन लिया हुआ है, जिससे कि आपके पास में टॉपिक की क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। ये आपका जनवरी 2026 का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, नेट जेआरएफ के पेपर में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमारे पास में 3 पार्टनर है ए बी सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 4:3:2, जिसमें आपको देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए जो है वो डाई कर जाता है, डेथ कर जाता है। डेट भी आपको प्रोवाइडेड है 15 सितंबर 2025। उस दिन हमारा जो कैपिटल है किसका, बी और सी का जो कैपिटल है, सारे एडजस्टमेंट्स के बाद में, ये सारा एडजस्टमेंट बोलने का मतलब है यहाँ पे हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया है, रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर दिया है, और कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है उसका एडजस्टमेंट कर दिया है, और भी अगर कोई बैलेंस शीट आइटम या इधर उधर के एडजस्टमेंट, तो वो सारे एडजस्टमेंट हमने कर दिए हैं। उसके बाद हमारा ये कैपिटल बचा हुआ है 3,50,000 एंड 2,44,000। ठीक है, अगर आप देखो तो दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया है कि भाई जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी, जो उनका कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है, अच्छा ये जो भी होगा ये करंट अकाउंट ओपन करके होगा। एक दूसरा तरीका और होता है, कैश अकाउंट से भी हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, यानी या तो कैश लेकर के आएंगे, या तो कैश अगर मेरे पास कैपिटल एक्सेस है रिक्वायरमेंट से तो हम लोग विड्रॉ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीका है, आपको याद रखना है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बट अभी यहाँ पे आपको कोर ये समझना है कि आपको अपना कैपिटल जो है बेटा एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये पता लगाना होगा सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। मेरे पास में 3 पार्टनर थे, 4:3:2। मैं यहाँ पे ऐसे करके रेशियो दिखा रहा हूँ। अगर आप देखो तो आपको क्वेश्चन में जो बोला हुआ है ए डेथ कर जाता है, तो जो रिमेनिंग 2 पार्टनर का जो रेशियो बचेगा वो क्या बचेगा, 3:2। तो अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही है, और अब जो कैपिटल एडजस्ट होगा वो इसी रेशियो में होगा। तो इनका जो कैपिटल है इसको आप ऐड कर लीजिए, 3,56,000 और 2,44,000, यही इनका टोटल कैपिटल। अगर आप इसको एक बार ऐड करोगे तो मेरे पास में जो कैपिटल आएगा वो आ जाएगा बेटा 6 लाख रुपीज। ठीक है, ये आ गया 6 लाख रुपीज। अब मुझे इसमें पूछा गया है कि भाई न्यू कैपिटल ऑफ बी क्या होगा। बहुत सिंपल सा है, ये पूरे फॉर्म का कैपिटल आ गया, डन। ये पूरे फॉर्म का कैपिटल आ गया, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका हमने कैपिटल ऐड कर दिया। ठीक है, ये पूरे फॉर्म का कैपिटल आ गया। अब इसमें से बी का कितना होगा, और बी का शेयर अगर आप देखो तो 2/5 है। 2/5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करते ही मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3,60,000 रुपीज। तो अगर आप देखो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपका जनवरी 2026 में क्वेश्चन आया हुआ है, वही एज इट इज मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोई चेंज नहीं किया है। जहाँ पे जो सैंपल क्वेश्चन रहेगा वो बताऊंगा आपको। ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रेक इवन पॉइंट बताया गया है अमाउंट ऑफ सेल्स में। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है वो बताई गई है 20 पर यूनिट, और वेरिएबल बताया गया आपको 14 पर यूनिट, और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी गिवन है क्वेश्चन में 7,92,000 रुपीज। ठीक है, आपसे पूछा गया है बताओ अमाउंट ऑफ सेल कितना होगा ब्रेक इवन पॉइंट पे। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल है वो इस तरीके से हमारा निकलता है। क्लियर है, देखो ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपको फिक्स्ड कॉस्ट ले लेना है, डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन से। सर और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस सेलिंग, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये आ जाएगा इससे आपका कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन अगर हम करें, यहाँ पे देखिए फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन मेरे पास पर यूनिट है, तो अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट आपका 7,92,000 हो गया। डिवाइड कर लीजिए, ये मैं यहाँ पे के लिख देता हूँ, यानी 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आ रहा है 6 रुपीज। कैसे आया, 20 यानी कि सेल प्राइस में से हम क्या करेंगे, 14 का वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो ये 6 रुपीज जैसे ही डिवाइड करोगे ये आपका आ जाएगा 1,32,000 यूनिट्स, क्योंकि हमने पर यूनिट यहाँ पे डिवाइड किया है। ठीक है, पर यूनिट डिवाइड किया इसलिए आ गया मेरे पास में यूनिट्स। ये आ गया ब्रेक इवन सेल यूनिट में। अब मुझे इसको क्या करना है बेटा जी, 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, 26,40,000 आ जाएगा, जो कि मेरा ब्रेक इवन सेल है अमाउंट में। मुझे यहाँ पे अमाउंट में बोला गया है।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आई होप, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ में ये वाला देखो, इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा आपसे रिपीट किया गया है, बहुत बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मैंने जितना भी कंडीशन है नीचे बताया है वो सब डिस्कस करूंगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन फ्यूचर तो आप आराम से उसको टैकल कर सको। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है फॉर अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, दो तरीके का अमलगमेशन होता है, आप याद रखिएगा। पहला तो होता है बेटा जी मर्जर, दूसरा होता है एक्विजिशन या परचेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, परचेज, अगर आप सामान खरीदने जाते हो किसी से, मान लो अगर मैं बिजनेस खरीदने जा रहा हूं, तो जब बिजनेस खरीद लूंगा तो बिजनेस में जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज है वो सब मैं अपने पास खरीद के लेके आ जाऊंगा। ठीक है, और बदले में क्या दूंगा बेटा, यहाँ पे पैसे दे दूंगा। अब ये पैसे देने का मतलब है परचेज कंसिडरेशन होगा। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, यहाँ पे क्या क्या मैंने लिखा, ये कैश में भी हो सकता है, शेयर में भी हो सकता है, डिबेंचर में भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हैं, या इवन कोई असेट्स भी हम अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी फॉर्मेट में हम परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कर सकते हैं इन केस ऑफ परचेज। जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो, आपने पैसे दिए, सामान खरीद के आप लेके आ गए, उसके बाद कोई भी रिश्ता आपका नहीं होता है सामने वाले से। लेकिन जब हम बात करेंगे मर्जर, अच्छा याद रखिएगा, परचेज करने के बाद आपके ऊपर है कि आप इस असेट्स और लायबिलिटीज का क्या करोगे। यानी जो बिजनेस लेके आए हो उसका आप क्या करोगे, अपने बिजनेस में चलाना चाहते हो साथ में, या उसको फर्दर, मतलब आपका पूरा डिसीजन रहेगा वो। बट जब हम बात करते हैं मर्जर में, मर्जर में क्या होता है बेटा, दो बॉडीज मिलती हैं, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, ये दो बॉडी आपस में मैच करती हैं, मिलती हैं, मर्ज करती हैं। तो जब ये मर्ज करेंगी तो इनकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी बेटा जी, यहाँ पे मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, अब ये कैसे मर्ज होंगी, और मर्ज होके ये क्या बन जाएगा, ए बी, नया कंपनी बन जाएगा ए बी। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है। तो मर्जर के क्या कंडीशन है पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन पे चलेंगे। कंडीशन फॉर अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, देखो जैसा कि मैंने बताया आपको, सारी चीजें मर्ज होंगी, तो जितने भी असेट्स और लायबिलिटीज है ट्रांसफरर कंपनी की, वो क्या हो जाएगी, अमलगमेशन के बाद ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएगी। अब यहाँ पे ट्रांसफर कंपनी कौन सा होता है, ट्रांसफरी कंपनी क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा डाउट आएगा, मुझे मालूम है, जाहिर सी बात है। देखो होता क्या है, एक बार क्या होता है कि भाई जो भी परचेस करने वाला पर्सन है, मान लो ये परचेस करने वाला पर्सन है, ये परचेजर है, मर्जर हो या फिर कुछ भी। ठीक है, मर्जर हो या फिर कुछ भी, ये मान लो परचेस करने वाला पर्सन है, और ये अपने आप को बेच रहा है, यानी ये एक तरीके से अपनी सारी चीजों को ट्रांसफर कर रहा है इसको, तो मैं इसको बोलूंगा ट्रांसफरर। और इसको मिल रही है सारी चीजें, इसको रिसीव हो रही है ट्रांसफर की हुई चीजें, तो जब इसको मिल रहा है तो मैं इसको बोलूंगा ट्रांसफरी। ठीक है, तो ट्रांसफरी एक तरीके से एक्वायरर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्वायर कर रहा है, परचेजर है ये, और ये एक तरीके से बोल सकते हो ये सेलिंग कंपनी है जो अपने आप को सेल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी असेट्स और लायबिलिटीज है ट्रांसफरर कंपनी के, जो पुरानी वाली कंपनी है वो किसकी हो जाएंगी, ट्रांसफरी कंपनी के, यानी जो ट्रांसफर करवा रहा है, जो ट्रांसफर ले रहा है। ठीक है, जब हमने बोला कि भाई हम मिल बांट के काम करेंगे या हम दो बॉडीज मैच करेंगे, इसमें क्या लिखता है, शेयर होल्डर्स not holding less than 90% of the face value of equity shares of the transferor company become the equity shareholder of the transferee company by the virtue of amalgamation। यानी बोला जाता है कि भाई अमलगमेशन की वजह से जो आपके एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर है पुराने कंपनी के, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, इसके 90% शेयर होल्डर नए वाले कंपनी में या इसके साथ में मैच करेंगे, या इस कंपनी में भी आ जाएंगे। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि 90% से ज्यादा एटलीस्ट जो शेयर होल्डर है वो इस कंपनी में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दो लोग मैच करके चलेंगे, मर्ज करके चलेंगे, और जब मर्ज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, साथ में आएंगे, साथ में बिजनेस में करेंगे। ठीक है, अब आप बोल सकते हो सर यहाँ पे 90% क्यों ले रहा है, 100% क्यों नहीं, क्योंकि हो सकता है 10% लोग जो है वो कुछ और उनका प्लान हो, या फिर कुछ सेल करना चाहें, या जो भी हो, तो हमने यहाँ पे मेजोरिटी ले लिया, और बहुत ज्यादा मेजोरिटी ले लिया, 90%। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है, जो भी कंसिडरेशन पे किया जाएगा अमलगमेशन में, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव करेंगे ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, भाई जब भी सारी चीजें सेल की जाएंगी तो इनके ओनर को कुछ ना कुछ तो मिलेगा।
क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर ही मिलेगा सामने वाले में, तभी तो वो इसके इक्विटी शेयर बनेंगे, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे। तो इक्विटी अगर मैं सारी एसेट्स बेच रहा हूँ, अपना ये बिजनेस बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर था, अब सारे एसेट्स जो है इसमें चले गए, तो इसके जो इक्विटी शेयर है वो अब मुझे मिलने चाहिए। देखो बहुत लॉजिकल सा पॉइंट है, बहुत क्लियर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है जो भी कंसिडरेशन है अमलगमेशन का, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी हु एग्री टू बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, 90% वाले लोग जो बनने को रेडी हुए हैं, उनका डिस्चार्ज कैसे होगा भाई, हम क्या करेंगे, होनली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द ट्रांसफरी कंपनी, हम इनका शेयर ही देंगे, इक्विटी ही देंगे, याद रखिएगा। जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन बताया भाई, परचेज के केस में तो आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि आप खरीदने जा रहे हो सामने वाले कंपनी को, आप कुछ भी दे सकते हो, कैश दे सकते हो, शेयर, मतलब आपको खरीदने के लिए जो पैसे देना है, पॉकेट पे जो पड़े हैं, यूपीआई करना है, कैश करना है, शेयर देना है, डिबेंचर देना है, मतलब आप जब भी कोई चीज खरीदना चाहते हो तो उसमें सोचते नहीं हो। लेकिन जब आप मर्ज करने जा रहे हो, दोनों लोगों को मिला के लेके चलने वाले हो, तो जब तक इक्विटी नहीं दोगे तो वो आपके साथ में आएंगे कैसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम मोस्टली हम क्या करने वाले हैं, शेयर देने वाले हैं, और जो कैश देंगे भी ना वो एकदम नेग्लिजिबल होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे कैश देंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपने देखा होगा 5:4 के रेशियो में हम शेयर देंगे, या जब भी देते हैं प्रपोर्शनेट देते हैं। तो मान लो एक शेयर का पैसा कैसे होगा, 0.5 शेयर का पैसा कैसे होगा, तो उस केस में आप कैश दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी पेमेंट, इसी तरीके से आपका पेमेंट होता है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे याद रखिएगा, क्या लिखा है भाई, जो भी बिजनेस है वो चलाने के लिए लिया जा रहा है, ना कि बंद करने के लिए। हम जब भी ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस ले रहे हैं, कौन, ट्रांसफरी कंपनी, वो उसको कैरी ऑन करने के लिए ले रही है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू मेट इन द बुक्स ऑफ वैल्यू ऑफ बुक्स ऑफ वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि बुक्स ऑफ वैल्यू में, सॉरी बुक वैल्यू में असेट्स लायबिलिटी के कोई भी हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, सब्जेक्ट टू कि वो मेजर चेंज हो, मेजर इन द सेंस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज को बनाए रखने में, अकाउंटिंग पॉलिसीज को बनाए रखने में की वजह से जो उसका मेजर चेंज होगा वो हम करेंगे। तो वो कहने का मतलब है कि जब हम मर्ज कर रहे हैं तो हम सारे असेट्स और लायबिलिटीज सब इनको दे देंगे, और किस वैल्यू पे देंगे बेटा जी, बुक वैल्यू पे देंगे। और चेंज अगर करेंगे भी तो कौन से केस में करेंगे, सिर्फ जहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी मैच कराने के लिए अगर हमें कोई चेंजेस करना है तो वो करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में याद रखिएगा कि चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है, इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो। मान लो जो ट्रांसफरर कंपनी है वो अपने असेट्स को लीफो पे दिखाती थी, ठीक है, बट ट्रांसफरी कंपनी उसको फीफो पे दिखाती है, तो वहां पे वैल्यू में कुछ चेंजेस होंगे क्योंकि हमारा मेथड चेंज हो रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है। क्लियर है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोलता है कि कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है, सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, ये सही है सर। फिर उसके बाद बोलता है शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी नीड नॉट टू बिकम द, यहाँ पे नीड नॉट नहीं होगा बेटा, यहाँ पे तो कंपलसरी है मर्जर के केस में कि वो उसके भी शेयर होल्डर बनेंगे। और यहाँ पे अगर आपसे परसेंटेज पूछ ले तो एटलीस्ट 90% होना चाहिए। क्लियर है, चलिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, इनकरेक्ट है। आगे पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। तो पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज मेड इन कैश ओनली फॉर द फ्रैक्शन, हाँ जी हाँ सर, कैश जो यूज करेंगे पेमेंट के लिए वो सिर्फ फ्रैक्शन शेयर्स के लिए करेंगे, अदरवाइज हम शेयर के बदले यहाँ पे क्या देने वाले हैं, शेयर ही देने वाले हैं। मेजर पेमेंट आपका शेयर से ही होगा, ये याद रखना है आपको। बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर जो भी बिजनेस हम ले रहे हैं सामने वाले से मर्ज करवा रहे हैं इस पर्पस के लिए कि हम उसको कैरी ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कि हमें उसको मर्ज, सॉरी यहाँ पे जो शेयर होल्डर वाला पॉइंट है ये आपका करेक्ट पॉइंट हो जाएगा। तो ये मैंने सारे पॉइंट बता दिए, एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके या पीडीएफ से। पीडीएफ हमारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, पीडीएफ का भी लिंक दे दूंगा। तो इस तरीके की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, वो सारे पॉइंट पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, थर्ड वाला, वो जनवरी में आया हुआ है 26 में। अब यहाँ से सैंपल पेपर स्टार्ट होता है, आगे कुछ और क्वेश्चन है जो जनवरी 26 के हैं, ठीक है। तो अभी पूरा वीडियो आपको देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कौन सा सोर्स नहीं है, तो देखो एडवर्टीजमेंट है, ट्रांसफर भी है, कैंपस रिक्रूटमेंट भी है, डिमोशन नहीं है। एक तरीके का ये जो डिमोशन होता है बेटा, एक तरीके का हमारा बोल सकते हो कि निगेटिव होता है ये डिमोशन, मेरा कहीं से भी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सोर्स कैन बी इंटरनल हो सकता है जिसमें ट्रांसफर और प्रमोशन होता है, ठीक है। एक्सटर्नल हो सकता है यानी कि एडवर्टीजमेंट हो गया, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, लेकिन डिमोशन क्या है बेटा, एक तरीके का पनिशमेंट है ना कि सोर्स है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रॉयल लिमिटेड ने क्या किया है, 20 लाख रुपीज का 10% डिबेंचर इशू किया है, 100 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, प्रीमियम उसका 10% है, रिन्यूएबल एट प्रीमियम 5% दिया हुआ है। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली, ठीक है, हम हाफ ईयरली पेमेंट करते हैं। बुक्स जो है वो 31 को क्लोज होता है, नहीं बताता तब भी हम यही मानते। फिर बोलता है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई हमारा क्वेश्चन इतना भारी भरकम बताया हुआ है बट सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। इसमें आपसे क्या बोल रहा है, सिर्फ बताइए इंटरेस्ट का अमाउंट हम कितना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। बहुत ही सिंपल सा है। इंटरेस्ट रेट देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है 10%, क्योंकि नाम के आगे जो भी रेट लिखी रहती है, कूपन रेट, वही मेरा इंटरेस्ट रेट होता है। हाफ ईयरली यहाँ पे दे रहे हैं, ये भी इररिलेवेंट पॉइंट है, क्योंकि हाफ ईयरली दे रहे हो मीन्स आपको साल में 2 बार देना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट तो बेटा जी करना ही पड़ेगा ना। और पीएल अकाउंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आपका पूरा अमाउंट दिखेगा, भले आप पे करो या ड्यू रखो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से। तो अगर आप 20 लाख का पूरा 10% निकालोगे तो 2 लाख हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपको दिख रहा है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुडविल से रिलेटेड। गुडविल मैंने अभी जस्ट क्लास डाला हुआ है, लास्ट क्लास अगर आप देखो तो गुडविल का ही है। फिर लिखता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि अंडर विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज कंपेयर्ड विथ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। यानी आपसे बोला जा रहा है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है कब हम एवरेज प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं, ये कौन से मेथड में होता है। तो मैंने आपको बताया सर ये सुपर प्रॉफिट में होता है, क्योंकि सुपर का मतलब ही होता है अबव फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल के जो ऊपर होता है बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो वही वाला मेथड है, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट आपकी 12 लाख है, उसको परचेज किया गया है 1 जून को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो कि हम क्या करेंगे, ईयर एंड पे अपना शो करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या लिखा हुआ है, रेट आपको गिवन है 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा है, आप बस काउंट कर लो कि 1 जून से मेरा मंथ कितना हो जाएगा, 31 मार्च तक। तो अगर मैं काउंट कर लूँ तो आई गेस ये आपका आ रहा है 10 मंथ आएगा। तो 10 मंथ के हिसाब से आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो 12 लाख इंटू 10%, ठीक है। और जो मंथ है वो बेटा जी आपका कितना है, 10/12 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको आप सॉल्व कर लो फटाफट अपने पास में वीडियो पॉज करके, और फिर मेरे को बताओ आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपका डी आ जाएगा, 1 लाख रुपीज, ठीक है। आई होप सबका इतना आंसर आया होगा, और आई होप सबको क्लियर है कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो बेटा बहुत सिंपल है, मैंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन रखा है, बट जो इस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपको लॉजिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है। आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर देख लो, नेट जेआरएफ का या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का, कोई भी आप क्वेश्चन देख लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो कॉमर्स से रिलेटेड हो, इस टाइप के लिवरेज वाले क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर देखना है आपको क्या लिखा है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, और बल्कि मैं बोलूंगा क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग आते हैं नीचे, जो नोट्स हमारा दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। देखो दुनिया में 2 तरीके का लिवरेज होता है। लिवरेज वर्ड का मतलब होता है बेटा जी रिस्क। जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने का मतलब ही क्या है, आपने रिस्क ले लिया है जीवन में अपने। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसका मतलब आपने जीवन में रिस्क को एंट्री दे दी है। अब ये रिस्क 2 तरीके का होता है, सर पैसा जो मैंने लगाया है वो मुझे मिलना चाहिए, या जो एक तरीके का अमाउंट आप खर्चा कर रहे हो वो एटलीस्ट कवर होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट वो कवर होना चाहिए, ठीक है। तो लिवरेज की बात कर रहे हैं तो मेरे पास 2 तरीके का लिवरेज होता है। एक होता है बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज सीधी सी बात करता है ऑपरेटिंग रिस्क के बारे में। भाई जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो बिजनेस चला रहे हो, उसमें रिस्क कितना है, तो ये कैसे हमारा निकलता है, बिजनेस रिस्क इसको बोलते हैं। जब हम बात करेंगे फिनेंशियल लिवरेज की, तो ये क्या शो करता है, मेरा फिनेंशियल रिस्क, यानी कि जो हमने फाइनेंस ले रखा है लोगों से, क्या उसको पे ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मेरी कैपेसिटी है कि नहीं है।
फ्यूचर में हम क्या कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन शो करता है, फाइनेंशियल रिस्क। फिर उसके बाद में आता है कंबाइंड रिस्क। कंबाइंड लिवरेज क्या होता है बेटा, कंबाइंड रिस्क भी बोल सकते हो, ये दोनों का ऐड होता है, तो इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे टोटल रिस्क। अब कैसे निकलता है, बहुत बार लोगों को फॉर्मूला बहुत दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट बनाया हुआ है, यहाँ पे आप बहुत आराम से समझ सकते हो। सबसे पहले बेटा आपका होता है सेल्स, उसमें से माइनस करते हो आप अपना वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद आ जाता है आपका कंट्रीब्यूशन। याद रखिएगा कि आपका जो सेल है और जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम प्रोपोर्शनेट में मूव करता है। मूव करने का मतलब कि भाई अगर ये 10% से बढ़ा तो ये भी 10% से बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरिएबल नेचर का होता है, प्रोपोर्शनेट बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी 10% से बढ़ेगा। अगर आपका सेल 10% से बढ़ रहा है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ेगा, और उसी की वजह से आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 10% से बढ़ेगा। ये मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया है। तो मैं यहाँ पे आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि जो सेल का इंक्रीमेंट है वो आपका कंट्रीब्यूशन का भी इंक्रीमेंट होता है, परसेंटेज के फॉर्मेट में, अमाउंट के फॉर्मेट में नहीं। अमाउंट जो रहेगा बेटा जी चेंज रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन है, उसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सबसे पहला तो आपका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क है वो ये है कि आपको एटलीस्ट इतना कंट्रीब्यूशन अर्न करना है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए। सबसे बड़ा रिस्क आपका यही है, ऑपरेटिंग रिस्क। क्योंकि जब आप बिजनेस ऑपरेशन करोगे, जब आप सेल्स करोगे, आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, तभी आपको कंट्रीब्यूशन होगा उसी के प्रोपोर्शनेट में। ठीक है, उसी के प्रोपोर्शनेट में आपको कंट्रीब्यूशन होगा, तो वही कंट्रीब्यूशन आपको हेल्प करेगा कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो सके। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेता हूं मैं। सपोज कर लो ये 100 रुपीज का सेल है आपका, 60 रुपीज का आपका, मैं पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, 60 रुपीज का आपका क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इट मीन बहुत सिंपल है, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो मेरा यहाँ पे मैच इरेज हो जाता है, प्लस इसको आप कंसिडर मत करिएगा उतना। क्लियर है, तो 40% आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, तो ये 40% कंट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट कवर आराम से हो जाए। तो सबसे पहला जो मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज है वो यही बात करता है कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट, आप माइनस कर दोगे तो ईबीआईटी आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। और ईबीआईटी जो आपका होता है बेटा, इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट माइनस करोगे, जो कि अगेन आपका एक फिक्स्ड एक्सपेंस है, फिक्स्ड चार्ज है, यानी कि ये फिनेंशियल चार्ज आपको देना ही देना है। आपने लोन लिया है तो आपको पेमेंट करना ही करना है, तो ये फिनेंशियल चार्ज, ये फिनेंशियल एक्सपेंस आपको पेमेंट करना ही करना है, आपको कितना भी प्रॉफिट हो। तो इसके ऊपर मतलब ये भी कवर करने के लिए आपके पास में रिस्क रहता है कि भाई हमारा ये भी कवर हो जाए। और इसको कवर करने के लिए मेरे पास क्या है सर जी, ईबीआईटी है, यानी हम इतना इंटरेस्ट सॉरी इतना ईबीआईटी कमाए, इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाए कि मेरा फिनेंशियल रिस्क आराम से कवर हो जाए। ठीक है, डन। फिर उसके बाद आता है बेटा आपका अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स को हम क्या बोलते हैं, ईबीटी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से आप माइनस करते हो टैक्स, ये भी अगेन प्रोपोर्शनेट होता है। सपोज कर लो आपका ईबीटी 100 आया, ठीक है, तो टैक्स आपका सपोज कर लो 30% है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और बस इसको मुझे डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से, नंबर ऑफ शेयर से, तो आपका आ जाता है बेटा जी ईपीएस आ जाता है। क्लियर है, ईपीएस आ जाता है। और अगेन ये सारी चीजें एक तरीके से परसेंटेज के फॉर्मेट में चलती हैं, ये सब एक दूसरे से परसेंटेज के फॉर्मेट में लिंक्ड है। ठीक है, जो फिक्स्ड था वो बस ये दो चीजें थी, फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट, बाकी सब प्रोपोर्शनेट एक तरीके से चल रही है। क्लियर, तो मुझे जब फिनेंशियल लिवरेज की बात करनी होगी तो मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, अपना फिनेंशियल रिस्क या फिनेंशियल चार्ज आप बोल सकते हो, फिक्स्ड, और ऑपरेटिंग के लिए मुझे किसको कंसिडर करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब आपका जो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला याद करने में इजी रहेगा। मैंने क्या बोला, कंट्रीब्यूशन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ईबीआईटी, इसी के बीच में मैं माइनस करता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट। याद रखने के लिए याद रखिएगा कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी आता है। ठीक है, और मेरे ऊपर रिस्क क्या रहती है कि हम अपना फिनेंशियल कॉस्ट सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट कवर आराम से कर सक रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, इस तरीके से निकलता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब जब बात करेंगे डिग्री की, तो यही आपका रिवर्स हो जाएगा फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब आपको यहाँ पे बोलना चाहिए सर यहाँ पे सेल्स क्यों लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज, यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन लिखना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि दोनों बेटा सेम है,
जितना परसेंटेज चेंज आपका सेल्स में होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन में भी होगा। मैंने अभी आपको बताया है, इसीलिए मैंने उस पॉइंट को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया। डन। अब आ जाइए, ईबीआईटी होता है, उसमें से आप क्या माइनस करते हो, इंटरेस्ट माइनस करते हो। ठीक है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हो तो आपका क्या आता है, ईबीटी आता है। दैट इज वाई आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो इस तरीके से याद रख सकते हो फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला। क्लियर। अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज की, तो ये रिवर्स हो जाएगा और चेंज इन ईबीआईटी आपका नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या आ जाएगा, चेंज इन ईपीएस। उसी तरीके से मैंने बताया कि भाई ईबीटी और ईपीएस भी क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है। जितना परसेंट से ईबीटी बढ़ेगा उतना ही प्रोपोर्शनेट में आपका ईपीएस भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो ये चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर मेरा डिग्री ज्यादा रहता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है। क्लियर। चलिए, अगर मेरा दोनों ही डिग्री लो है, यानी कि लो रिस्क है, लो होने का मतलब बिजनेस में लो रिस्क है, तो लोअर टोटल रिस्क, टोटल मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कंबाइंड रिस्क की बात कर रहा है। तो जब दोनों ही लो है तो आपका जो रिस्क है, टोटल रिस्क, वो भी क्या रहेगा बेटा जी, लो रहेगा। और आप इस यहाँ पे क्या होगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा नहीं ले पाओगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। इसमें ये होता है कि हम डिबेंचर ज्यादा लेकर के अपने इक्विटी को फायदा देते हैं। ठीक है, इक्विटी को फायदा देते हैं। जब डिवेंचर हम ज्यादा ले लेते हैं, ज्यादा लेते हैं एक लिमिट तक, याद रखिएगा एक लिमिट तक, तो ईपीएस मेरा बढ़ जाता है। ईपीएस मेरा बढ़ जाता है। बस इतना ही मुझे आपको बताना है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे। ऑल्दो मतलब बहुत ब्रॉड टॉपिक है, अगर मैं इस पे डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे नहीं करना है। तो अगर आप देखो तो डिबेंचर अगर आप ज्यादा लोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा इक्विटी वालों को, क्योंकि उनका ईपीएस ज्यादा रहेगा एक लिमिट तक। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, एक लिमिट तक। अगर आपका लो लिवरेज, सॉरी फाइनेंशियल लिवरेज है, लो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है, इसका मतलब आपने लो इंटरेस्ट लिया हुआ है, लो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो। लो इंटरेस्ट तब आएगा जब आपने लो डिबेंचर लिया हुआ है, यानी आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा नहीं उठा रहे हो। क्लियर है। फिर अगर आपका दोनों ही हाई है, ऑपरेटिंग लिवरेज भी और फाइनेंशियल लिवरेज भी, यानी कि टोटल रिस्क आपका बहुत ज्यादा रहेगा, और ये बहुत ज्यादा हाइयर रिस्क वाला कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा रिस्क की कॉम्बिनेशन है, इससे आपको बचना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज आपका ज्यादा है, फाइनेंशियल लिवरेज आपका कम है। इसमें क्या होगा, दोनों मतलब अगर एक ज्यादा एक कम है तो मॉडरेट टोटल रिस्क रहेगी आपकी, जो कंबाइंड रिस्क है वो कम रहेगी। बट यहाँ पे देखो कि आपका जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो ज्यादा है, जो बिजनेस कर रहे हो वो ज्यादा है। ये गुड कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि जब आपका बिजनेस जो आपका मेन फंक्शन है वही रिस्की रहेगा, भले ही मेरा फाइनेंशियल लिवरेज कम क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिस्क पे काम कर रहे हैं। लो ईबीआईटी ड्यू टू हाइयर ऑपरेटिंग लिवरेज एंड लोअर एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ड्यू टू लो डीएफएल। अब ये लो है, इसका मतलब आपने क्या किया है, डिबेंचर कम लिया, और डिबेंचर कम लिया है तो आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज नहीं ले रहे हो। ठीक है। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट, जो लास्ट वाला पॉइंट है इसमें, ऑपरेटिंग लिवरेज कम है, यानी कि अच्छा सिचुएशन है, अच्छा साइन है मेरे बिजनेस के लिए। फिनेंशियल लिवरेज ज्यादा है, ये भी अच्छा है इक्विटी वालों के लिए, क्योंकि आपने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा लिया हुआ है। ठीक है। मॉडरेट टोटल रिस्क है। बेस्ट कॉम्बिनेशन, इसको ही हम क्या बोलते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है, तो यही कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मैंने बताया हाई या अगर फिनेंशियल लिवरेज है तो आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा ले सकते हो। हायर फिनेंशियल रिस्क इज बैलेंस्ड एंड लोअर बिजनेस रिस्क। ठीक है। हायर फिनेंशियल रिस्क बैलेंस हो जाता है हमारे ट्रेड ऑन इक्विटी से, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की वजह से, और फिर आपका लोअर बिजनेस रिस्क, जो कि एक अच्छा साइन होता है। क्लियर है। तो ये मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपको बताई। क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था, बट मुझे टॉपिक को कवर करना था, इसलिए मैंने इतना डिटेल में आपको बताया। क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत सिंपल सा लगेगा, आपको समझ में आएगा। बोलता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज किस वजह से अराइज होता है, तो मैंने आपको बताया फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से ये अराइज होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि बताओ फिनेंशियल लिवरेज क्यों होता है, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम का नहीं सैंपल पेपर का है, बट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। मेरे पास में दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, और सी क्या करेगा, वो इक्वली लेगा ए और बी से। अपना जो गेन कर रहा है, जो प्रॉफिट ले रहा है 1/4, वो इक्वली लेगा ए और बी से। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ए से कितना लेगा वो 1/8, और बी से कितना लेगा सेम 1/8, जस्ट हाफ हाफ।
ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैंने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सब मैंने करवा रखा है आपको डिटेल में, हर एक सिनारियो समझाया हुआ है एक सेपरेट वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं, और मेरे चैनल पे अगर आप जाओगे देखोगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने सेक्रीफाइस बता दिया। तो हम यहाँ पे न्यू रेशियो में कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इस तरीके से। तो पहले मैं ए का कैलकुलेट कर लूं, तो ए का जो रेशियो गिवन है ओल्ड रेशियो वो 3/5 है, उसमें से मैं माइनस कर दूं 1/8। ठीक है, डिनोमिनेटर हम ले लेंगे बेटा 40 यहाँ पे। ठीक है, मैंने 40 ले लिया, ये हो जाएगा आपका 24, इसको माइनस कर दो 5 से, तो ये आपका आंसर आ रहा है 19/40। इन द सेम वे मैं बी का भी कैलकुलेट कर लूंगा। बी का जो शेयर है वो 2/5 है, माइनस कर देंगे 1/8, एलसीएम आप ले लो यहाँ पे 40। क्लियर, चलिए ये आ जाएगा बेटा आपका 16 माइनस 5, ये आ गया आपका 11/40। ठीक है, 11/40। और जो नया पार्टनर सी है उसका जो शेयर है वो 1/4 है, मुझे डिनोमिनेटर सबका 40 करना है, तो 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10/40। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। तो आपका जो रेशियो निकल के आया वो क्या आया, 19:11:10। ठीक है, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ये लास्ट वाला ऑप्शन है 19:11:10, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कौन है इसमें से, तो आप देखते ही बता सकते हो सर ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है यही आपका करंट लायबिलिटी है। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं, ऑल्दो ये बहुत बेसिक्स है बट मुझे यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। अगर लायबिलिटी विद इन 12 मंथ ड्यू हो रही है तो उसको मैं शॉर्ट टर्म बोलूंगा, अगर 12 मंथ के बाद हो रही है तो वो लॉन्ग टर्म है। अब ये सर 12 मंथ कौन डिसाइड करता है, बेटा जी ये जनरल रूल है। आपका जो स्पेसिफिक रूल हो सकता है वो ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल लार्ज है तो उस केस में शॉर्ट टर्म का जो डेफिनेशन है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म का जो डेफिनेशन है वो मतलब उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। बट मैं जनरल रूल क्या मानता हूँ, 12 मंथ का मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है, 12 मंथ का मेरा फाइनेंशियल ईयर है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे जज करेंगे कि कोई भी लायबिलिटी मेरी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले को हम और क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म वालों को हम सॉरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोल सकते हो। ठीक है, लिंक्ड टू डेली ऑपरेशन, ये बिजनेस ऑपरेशन जो आपका होता रहता है डेली बेसिस पे उससे लिंक रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्स पेबल क्रिएट कर दिया, क्रिएटर कर दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमारा एग्जांपल ऊपर था, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये सब चीजें आपके डेली ऑपरेशन से रिलेटेड है। ये क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, यानी कहाँ से आप इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो, कहाँ से पैसा आप लेके आ रहे हो। लोन हो गया आपका, प्रेफरेंस शेयर हो गया, क्लियर है। और अगर मान लो हो सकता है पब्लिक डिपॉजिट हो जाए तो उस तरीके के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उसमें आ जाएंगे। ये लिक्विडिटी मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है और ये सॉल्वेंसी मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा एक पॉइंट और इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शॉर्ट टर्म होता है वो आप अपने बिजनेस ऑपरेशन से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसी से पे ऑफ करते हो, यानी क्रेडिटर का पेमेंट जो है सेल के पैसे से करते हो, मतलब जो सेल करने से जो पैसा मिल रहा है, वेजेस हो गए आपके, रेंट हो गए आउटस्टैंडिंग वाले, वो सब आप अपने डेली जो पैसा आप जनरेट कर रहे हो उसी से पेमेंट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, लेकिन जब बात आती है लोन की और इन सब चीजों की, तो आपका जो पेमेंट होता है वो अगेन लॉन्ग टर्म सोर्स से ही कहीं ना कहीं सॉल्व होता है, यानी कि आप रिजर्व बना के रख रहे हो, एक बड़ा अमाउंट आप डिपॉजिट करके रख रहे हो, कहीं पे फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो वो आप यूज करते हो उसको पेमेंट करने के लिए, तो इस तरीके का कहीं ना कहीं सोर्स यूज होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखो तो बहुत सिंपल सा है, वेन शेयर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड इज 10%। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि भाई जो भी डिस्काउंट शेयर इशू करते हैं वो अलाउड नहीं है, इज लिमिटेड बाय लॉ। लॉ ने लिमिट लगा दिया है कि आप इसको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो, लेकिन जब अगर आपसे मान लो स्पेसिफिकली पूछ लिया है क्वेश्चन तो आप उस केस में 10% लगा के आओगे। ठीक है, अभी भी कुछ शेयर्स जो है वो आपके डिस्काउंट पे इशू होते हैं, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर हो गया। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर हो गया। दूसरा आपका री इशू जब हम करते हैं फॉरफिटेड शेयर, तो वो भी डिस्काउंट पे इशू होता है, ऑल्दो वो डिस्काउंट पे होता नहीं है बट मुझे लगता है उस केस में। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये सारी चीजें हैं जब हम लोग, अच्छा मेजरली आपका जो होता है वो
स्वेट इक्विटी शेयर ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप लोग आते हैं, यहाँ पे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एचआरएम, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन नहीं है? रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस नहीं है, किसी भी चीज का मार्केट प्राइस डिटरमाइन करना ये मेरा काम नहीं है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने 12 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए, जिसमें मैंने सैंपल पेपर भी लिया है, जिससे आपके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लिए हैं, जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि भाई आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है।